नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट के 30 प्रश्नों के बारे में। ये वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके पहले मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूँ। ये हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है, तो दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर आपका कोई ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप वगैरह, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां पर आप जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपका एजुकेशन संबंधित वीडियो आएगा उसकी लिंक मैं वहां पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको वहां पर आप देख सकते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। एमपीटेट वर्ग 2 एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और ये प्रैक्टिस सेट भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सारी चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक उस पर डले हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं जो भी आपके काम की हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि हिंदी से किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे आएंगे। पहला प्रश्न है, कथा का बहुवचन होगा। कथें, कथो, कथानक या कथाएं। तो कथा का बहुवचन क्या होता है? कथाएं। तो ये वाला इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला यहां पर दिया गया है, अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अब तब करना का मतलब होता है कि जैसे कोई काम नहीं करना चाहते या फिर बहाने बनाता है उसको बोलते हैं। पहला है शीघ्र मदद करना, दूसरा है बहाना बनाना, परेशान करना, मरने के करीब होना। तो अब तब करने का मतलब होता है बहाना बनाना, तो सेकंड वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें खाली स्थान किया। तो चालक ने उन्हें क्या किया? निरस्त किया, विश्वस्त किया, आश्वस्त किया या फिर संतुष्ट किया। तो यहां पर जब यात्री घबरा जाएंगे तो चालक उन्हें क्या करेगा? इनमें से आश्वस्त करेगा, तो सी वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी जानते होंगे। मात्राएं आपकी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अब ये कौन कौन सी होती हैं? इनका नाम भी शायद आपने सुना होगा, ह्रस्व, दीर्घ और एक होता आपका प्लुत। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर जो ये 2 हैं स्टार्टिंग वाली, ये आपकी हिंदी में यूज होती हैं और अगर हम इसकी प्लुत की बात करें तो ये आपका संस्कृत में यूज होता था। क्लियर है? इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये 3 आपकी मात्राएं होती हैं, तो इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र का संधि विच्छेद आप सभी जानते होंगे। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन इंद्र। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कौन सी संधि? इसमें गुण संधि। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, त्रावर्ण किसके योग से बना है? तो किन 3 के योग से यहाँ पर त्रावर्ण बना है ये हमें बताना है। जा, उआ, आ, ता, रा, आ, सा, रा, आ और का, सा, आ। तो इनमें से त्रा किससे बनता है? बी वाले, तारा और आ के मेल से। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? यहां पर आपको 4 ऑप्शन में से 3 दिए गए हैं, एक यहां पर प्रिंट नहीं हो पाया है, तो मैं आपको एक नन ऑफ दीज ऑप्शन और इसमें ऐड कर दे रहा हूं। एक तो है आपका अनाधिकार, एक है आपका स्थान और एक है आपका अनुकूल। तो यहां पर स्थान सही लिखा है, अनाधिकार भी सही लिखा है, लेकिन अगर हम बात करें अनुकूल की, तो अनुकूल सही कैसा लिखा जाता है? आपका अनुकूल इस प्रकार से लिखते हैं। क्लियर है? ये मात्रा ऐसी लगती है जो कि यहां पर कैसी लगी है? छोटी वाली है, तो इस प्रकार से हम अनुकूल लिखते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो यहां पर आपको अकर्मक और सकर्मक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अकर्मक क्या होता है, सकर्मक क्या होता है? तो अकर्मक में 2 चीजें होती हैं आपकी, एक तो होता है कर्ता और दूसरी होती है आपकी क्रिया। क्लियर है? कर्ता और क्रिया। अगर हम बात करें सकर्मक की, तो यहां पर आपकी 3 चीजें होती है, एक तो आपका कर्ता होता है, एक होता है आपका क्रिया और एक तीसरा होता है आपका कर्म। क्लियर है? तो अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? कि जो कर्ता कोई काम करता है तो उससे किसी और चीज पर प्रभाव नहीं होना चाहिए, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर हम बात करें सकर्मक क्रिया की, तो यहाँ पर कर्ता अगर कोई क्रिया करता है तो उसका किसी चीज पर अगर प्रभाव हो, असर हो, तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पर एक शब्द आपको लिखा हुआ है, श्याम सोता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर श्याम सोता है, तो इसमें श्याम क्या है? आपका कर्ता है। यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं, श्याम सोता है। क्लियर है? तो यहां पर श्याम क्या है? आपका कर्ता है। सोना क्या है? आपकी क्रिया है। यहां पर कर्म नहीं है, और जब कर्म नहीं है, सिर्फ आपको कर्ता और क्रिया हो, तो वो कौन सा होगा? आपका अकर्मक। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला। अगर हम बात करें सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल की, तो जैसे मैं यहां पर एक लाइन आपको लिख दूं, श्याम ने मेज की सफाई की।
श्याम ने मेज की सफाई की। क्लियर है। तो इसमें हमें इसको कैसे देखना है, श्याम क्या है यहाँ पर, करता है। अगर हम बात करें इसमें क्रिया क्या है, सफाई करना, तो सफाई करना क्रिया है। इसका असर किस पर हुआ है, मेज पर। तो मेज क्या है यहाँ पर, कर्म है। तो ये तीनों चीजें जहां पर अवेलेबल होंगी वो क्या होगा आपका सकर्मक क्रिया, और जहां पर सिर्फ कर्ता और क्रिया हो वो क्या होगा आपका अकर्मक। क्लियर है। इन दोनों को आप याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन आगे आपसे बन सकता है। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, सीज का आपको सेम मीनिंग वाला यानी कि सिनोनिम बताना है, क्या होगा। यहां पर शब्द दिया गया है सीज, इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी चीज को हम सीज कर देते यानी कि क्या कर देते, उसको बंद कर देते। अब इनमें से कौन सा है, बिगिन का मतलब आप जानते हैं शुरुआत होती है, स्टॉप का मतलब होता है किसी को रोक देना या फिर बंद कर देना, क्रिएट का मतलब आप जानते हैं, डल का मतलब भी आप जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, चूज द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ मिस्टेक इन इट। तो यहां पर हमें इसमें से बताना है कि कौन से सेंटेंस में गलती नहीं है। व्हेन वी लिविंग, तो यहां पर आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी कौन से टेंस में लगता है आपका, कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर है। तो यहां पर जब कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाएगी तो उसके हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पहला वाला गलत है। अगला है वैष्णवी इज माई फ्रेंड, तो ये सेंटेंस यहां पर आपका सही है। तो एक आपसे यहां पर सही पूछा गया था कि किसमें मिस्टेक नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस आपका सही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। रवि नीड टू गो टू द स्टोर और यू सी द गेम लास्ट नाइट, तो ये दोनों यहां पर क्या है, गलत हैं, क्योंकि यहां पर आपको बात की गई है लास्ट नाइट की, लेकिन यहां पर आप वर्ब देखें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहां पर पास्ट की बात की गई है तो सेकंड फॉर्म इसका आना चाहिए और पास्ट में बात होनी चाहिए। तो यहां पर ये भी गलत होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, आपको इसमें करेक्ट वर्ड फिल करना है। सेंटेंस यहां पर दिया गया है, व्हेन यू आर ब्लैंक टू राइट टू योर फ्रेंड, तो यहां पर एक आप हेल्पिंग वर्ब देखेंगे आर। आर किस में आता है, ये आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्लियर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आर आता है तो उसके साथ वर्ब कैसी आती है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोइंग। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, फिल इन द ब्लैंक, फुटबॉल इज ब्लैंक मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। क्लियर है। तो यहां पर आपको आर्टिकल फिल करना है ए एन द में से। तो पहले तो आप याद रखेंगे, जब भी किसी यूनिक चीज की बात की जाए या फिर सर्वश्रेष्ठ की बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ की जहां पर भी बात होती है वहां पर हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आपका द आता है। यहां पर डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है आपका, ये डेफिनेट है, और ए और एन क्या होता है आपका इनडेफिनेट। क्लियर है। इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ये दोनों, और डेफिनेट कौन सा आपका द है। और यहां पर एक चीज और याद रखेंगे, जो यहां पर आप मोस्ट एक शब्द देख रहे हैं, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री जहां भी मिले उसके पहले आपका क्या आता है, द आता है। तो सी वाला यहां पर आंसर हो जाएगा। तो आपको कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री मिले या फिर सभी में बेस्ट किसी को बताया जाए तो वहां पर हमेशा आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको एक शब्द में उत्तर बताना है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान के होने पर भरोसा नहीं करता कि भगवान है या नहीं है। पहला है यहां पर थीस्ट। थीस्ट का मतलब क्या होता है, आस्तिक, जो भगवान के होने में भरोसा करे। क्लियर है। इसका आप मतलब लिख लेंगे आस्तिक, जो भगवान के होने में भरोसा करे। अगला ऑप्शन है हेरिटिक। ये ऐसे लोग होते हैं कि जो धार्मिक विश्वास नहीं करते किसी भी चीज पर, इनको हम क्या बोलते हैं, एक टाइप से आप इनको अधर्मी बोल सकते हैं। क्लियर है। अगला है एथिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, नास्तिक, जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करते। जो आपसे ऊपर पूछा गया है कि हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। फेनेटिक का मतलब आप जानते हैं, फेनेटिक का मतलब क्या होता है, जो एकदम कट्टर टाइप के लोग होते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि कोई राजनीति में कट्टर होता है या फिर कोई धर्म को लेकर कट्टर लोग होते हैं, उनको हम बोलते हैं फेनेटिक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था। तो विश्व शांति का विचार किसने आगे बढ़ाया था, ये बढ़ाया था आपका अकबर ने। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। क्लियर है। अब इनके बारे में कुछ चीजें और आपको याद रखनी है। अकबर के अगर हम पिता की बात करें, पिता कौन थे इनके, इनके पिता थे हुमायूं। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर अकबर से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। दीन ए इलाही, इस धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो ये आप याद रखेंगे। इसकी किसने की थी, अकबर ने। कब की थी, इसको भी आप याद रखेंगे, 1582। क्लियर है। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी 1582 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। तो चाणक्य के विचार कौन सी पुस्तक में लिखे गए हैं, ये आप लगभग सभी जानते हैं। उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र।
ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ चीज़ें और आप याद रखेंगे। पहली बात तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि अर्थशास्त्र किस पर आधारित है या इसका विषय क्या है। तो इसका विषय आप याद रखना, विषय क्या है इसका, राजनीति। क्लियर है, ये राजनीति पर आधारित आपकी पुस्तक है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और आपको याद रखनी है। चाणक्य के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य को हम और किस नाम से जानते हैं, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, इन 2 नामों से भी इनको जाना जाता है। तो इनको भी आप याद रखेंगे। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर बन सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका नाम आपने सुना होगा, चाणक्य किसके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक। तो इन चीज़ों को भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कालिदास सम्मान इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये मिलता है आपका साहित्य के क्षेत्र में। क्लियर है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1980-81 के लगभग में शुरुआत हुई थी और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है। तो यहाँ पर आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर बताना है कि कौन सा संयंत्र काम करता है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, पवन खेत, जल विद्युत संयंत्र या फिर परमाणु ऊर्जा। तो इनमें से गुरुत्वाकर्षण पर काम करता है आपका जल विद्युत संयंत्र। आपने देखा होगा कि जब डैम बनाया जाता है उसके बाद वहाँ पर एक टरबाइन लगी होती है। टरबाइन क्या करती है, उस पर पानी गिरता है और उसके बाद वो घूमती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण से बिजली बनाई जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सी जोड़ी यहाँ पर सही नहीं बनी है। ए है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये बिल्कुल सही है। अगला है विश्व वन दिवस 20 मार्च, ये भी आपका सही है। विश्व आवास दिवस ये कब है यहाँ पर, 23 अक्टूबर। तो ये वाला आपका गलत है, ये कब मनाया जाता है आपका, 3 अक्टूबर को। क्लियर है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछ सकते हैं। विश्व ओजोन दिवस ये आपका 16 सितंबर, ये भी आपका सही है। तो इनको आप याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ये अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ओजोन दिवस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न मैथ से यहाँ पर आपको दिया गया है, 25068 अंकों से बनी 5 अंकी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो पहले तो हम बात करें 5 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी यहाँ पर, या हम किस प्रकार से बनाएंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और सबसे बड़े की बात की जाए तो आप शुरुआत करेंगे सबसे बड़े अंक से। सबसे बड़ा कौन सा है, 8, उसके बाद बड़ा कौन सा है, 6, फिर कौन सा है, 5, उसके बाद कौन सा है, 2 और उसके बाद 0। इसका और सबसे छोटी संख्या का हमें अंतर बताना है। तो इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, सबसे छोटी। अब सबसे छोटी यहाँ पर क्या बनेगी, तो यहाँ पर सबसे छोटी में आप ध्यान रखेंगे इसमें 0 शब्द है। क्लियर है, तो आप संख्या को ऐसा ना बना दें कि 0, 2, 5, 6, 8। तो ये 0 का कोई आगे मतलब नहीं होता है। तो ये आपकी 4 अंक की संख्या बन जाएगी, जो कि आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 5 अंकों की संख्या की बात की गई है। तो आप क्या करेंगे कि इन 5 में से जो भी सेकंड नंबर पर है उसको आप आगे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2, 0, 5, 6 और 8। तो ये आपकी सबसे बड़ी है और ये आपकी सबसे छोटी। अब इनको आप माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 0 में से 8 माइनस होगा, 2, 5, 9, 5, 6। तो 65952 किस ऑप्शन में है, 65952, ये देख सकते हैं आप, थर्ड वाला ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 0 को आगे लिखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, जो कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको 5 अंकों की छोटी संख्या बनानी है। तो उसके बाद जो अंक है अगला, उसको आप आगे कर देंगे। तो सेकंड छोटा वाला अंक आगे करेंगे तो उससे आपकी 5 अंक की छोटी संख्या बन जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच और वर्ग मीटर। तो ये फीट जानते हैं आप, इंच भी जानते हैं, मीटर भी जानते हैं, इनसे हम मापते हैं। लेकिन अगर हम वर्गमूल की बात करें तो आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, ये क्या कहलाता है आपका, वर्गमूल है। तो यहाँ पर अलग कौन सा है, बी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है। पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको हम क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना,
तो देखिए समझाने के लिए आप महंगी और चमकदार सामग्री ले आए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पर ये कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। अगला है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर देखिए जो भी पाठ्य पुस्तक उनको दी गई है आपको वही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस उनका डिसाइड होता है। तो आप उनके लिए कोई अलग से बुक नहीं ला सकते या कोई अलग सब्जेक्ट की बुक उनको नहीं दे सकते और उसका कोई भी यहाँ पर खास मतलब नहीं है। तो ये भी हमारे यहाँ पर गलत है। अगला है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो यहाँ पर आप कहानी कथन पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनके प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर सीखने और समझने संबंधी उनकी समस्याओं का संबोधन नहीं होगा। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो जैसी जिसकी क्षमता हो उसके हिसाब से उसको शिक्षण पद्धति दी जाए या उस हिसाब से पढ़ाया जाए, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोविज्ञान अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो सामाजिक मनोविज्ञान की बात की गई है, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसमें कोई भी ऐसी सामाजिक मनोविज्ञान की बात नहीं है। तो ये वाला इसमें से गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें। अगला दिया गया है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? तो इनमें से किसे जाता है? ये लगभग आप में से बहुत से अभ्यर्थी जानते होंगे। ये जाता है पियाजे। जीन पियाजे का नाम आपने सुना होगा। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्लियर है। इनके बारे में याद रखेंगे। इसका प्रतिपादन किसने किया था? जीन पियाजे ने। और इससे प्रश्न आपके बनते हैं संज्ञानात्मक, या फिर इसको मानसिक सिद्धांत भी बोलते हैं, मानसिक विकास का। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, तो मानसिक विकास का सिद्धांत ही बोला जाता है। इसलिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, क्योंकि मानसिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली किसकी ओर से संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन पद्धति, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका आंसर होगा आपका ए वाला, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, ये पाठ्यक्रम शब्दावली की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या है कि ये निरंतरता का सिद्धांत है, क्योंकि ये कभी ना होने वाली प्रक्रिया की बात की जा रही है यहाँ पर। तो निरंतरता का सिद्धांत इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। परिवार एक साधन है। परिवार एक किस चीज का साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या फिर औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार किसका साधन होता है? अनौपचारिक शिक्षा का। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी औपचारिक रूप से इनको शिक्षा नहीं दी जाती है। जो परिवार के सिद्धांत होते हैं या जो परिवार का माहौल वातावरण होता है उससे बच्चे सीखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर परिवार किसका साधन होता है? अनौपचारिक शिक्षा का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, इसका कारण यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं। दूसरा है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभाजित किया जाता था। अगला है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। अगला है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। तो यहाँ पर ये गलत है आपका। पहले की बात करें, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमत है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभाजित किया जाता था, तो ये भी गलत है। आपका 3rd नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यवहारिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो यहाँ पर ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होता है? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। क्लियर है? ना कि व्यवसायिक कुशलता के विकास के लिए, ना परीक्षा के लिए और ना ही सामाजिक जागरूकता के लिए। इनका जो व्यवहारिक जीवन होता है उसमें इन सभी का समावेश होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया गया है? तो यहाँ पर पहले तो आप याद रखेंगे कि गिलफोर्ड ने 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। एक था इनका अभिसारी और दूसरा कौन सा था इनका? अपसारी। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। दूसरा था अपसारी।
अब अभिसारी और अपसारी में क्या अंतर होता है? तो अभिसारी हम उसे बोलते हैं कि जैसे आपको कोई भी काम करना है तो आप डायरेक्ट उसे सोच पाएं, कोई दूसरे अलग अलग तरीके उसके ना हो, एक बार में आप डायरेक्ट उसका सही सटीक आंसर ढूंढ पाएं, या फिर ऐसी क्षमता आपकी जो सही समाधान पर डायरेक्ट पहुंच सके, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी। तो ये किसको संबोधित करती है? बुद्धि के लिए। क्लियर है? अगर हम बात करें अपसारी की, तो अपसारी एक ऐसी सोच होती है आपकी जो एक से ज्यादा तरीकों से समस्याओं का हल निकाल सके, और ये किस पर आधारित होती है? ये होती है आपकी रचनात्मक प्रक्रिया पर आधारित। क्लियर है? क्योंकि जब तक आपकी प्रक्रिया रचनात्मक नहीं होगी, आप एक से ज्यादा रास्ते नहीं ढूंढ सकते। तो यहाँ पर आपसे अभिसारी की बात की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर का, बुद्धि। तो ये थे आपके थर्ड प्रैक्टिस सेट के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको सेम कॉन्सेप्ट पर देखने मिल सकते हैं, तो ये वीडियो आप लगातार देखते चलें। मैं हर दिन प्रयास करूंगा एक वीडियो लाने का, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट है। तो आप अपने सब्जेक्ट को बराबर में तैयार करते चलें, और अगर बाई चांस किसी दिन वीडियो नहीं आ पाता है तो आप लोग अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें, वीडियो को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि लगातार मेरा प्रयास रहेगा कि आपको हर दिन वीडियो मिले, और इसके साथ साथ कुछ और नई चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करूंगा जितना भी मुझे समय मिल पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।